हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस में। मेरे सभी प्यारे बच्चे, 12th क्लास के छात्रों के लिए हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। आज लेक्चर है 2। मेरे सभी प्यारे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दें। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मेरे सभी प्यारे बच्चे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम जो है मेरे सभी प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, जरा समझो बेटा। अब आपको पता है जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और जिन्होंने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो प्यारे बच्चे देख ले, तब ये वाला वीडियो देखें, तब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। आवेश जो होते हैं वो प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। पहला आपका क्या होता है बेटा, है धनावेश होता है, और दूसरा कौन सा प्रकार होता है बेटा, है ऋणावेश होता है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला धनावेश होता है बेटा और दूसरा ऋणावेश होता है। और एक क्वालिटी होती है आवेश में कि एक आवेश जो होता है ये दूसरे वाले आवेश पर बल लगाता है बेटा। एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, इस बात को समझने का प्रयास करें। ध्यान दें, जैसे एक ये प्लस वाला आवेश है और दूसरा भी प्लस वाला आवेश है, तो एक आवेश जो पहला वाला आवेश है ये दूसरे वाले पर बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा बेटा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब यह है कि ये जो पहला वाला आवेश है, ये जो पहला वाला आवेश है ये दूसरे वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा। कैसे, भागो, ये भगाएगा ऐसे। पहले वाला दूसरे वाले को प्रतिकर्षित इधर को करेगा, इधर को, ये। और दूसरा वाला जो है वो पहले वाले को प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, ये भगाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्रतिकर्षित करेगा। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई, ध्यान से समझें। प्रतिकर्षित करेगा, और ऐसे ये वाला माइनस ये वाले माइनस को भी प्रतिकर्षित करेगा। पहला वाला दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और दूसरा वाला पहले को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा, ध्यान से समझते रहें, ठीक है। और अगर एक कोई प्लस वाला है और दूसरा अगर बेटा माइनस वाला है, तब इनके बीच लगेगा बेटा आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। अगर सेम सेम हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, सेम सेम हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर अपोजिट चार्ज हुए, उल्टा हुए, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला हुए, तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। पहला वाला दूसरे से कहेगा मेरा दिल ये पुकारे आजा, तुरंत बुलाएगा, बुलाएगा, आकर्षित करेगा, और दूसरा वाला पहले को बुलाएगा। बात समझे कि इनके बीच आकर्षण होगा। तो अगर सेम सेम है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझें, सेम अगर आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, सेम आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, अपोजिट हैं तो आकर्षण बल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। सेम आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अपोजिट हैं तो आकर्षण लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर ध्यान से समझो बेटा। अब इसी बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया था, और उस नियम में क्या है वही चीज हमको पढ़ना है बेटा। मान लो ये पहला आवेश है बेटा, आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, और पहला है इसलिए 1 लिख दिया सफिक्स में, Q1 हो गया। और यहां पर बेटा ये दूसरा आवेश है। अब यहां पर बताइए कि इनके बीच जो है वो कौन सा बल लगेगा। तो बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आकर्षण लगेगा, सर प्रतिकर्षण लगेगा। हाँ बेटा, आपकी बात सही भी है और नहीं भी सही। क्यों, जरा ध्यान दो। ये एक सिंबल है केवल, Q1 क्या है, सिंबल है बेटा। और ये हमको पता नहीं चल पा रहा कि इसका मान प्लस में है या माइनस में है।
अब ये मत कहना कि सर जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस माना जाता, वो गिनती के लिए होता है। यहां पर तो एक अक्षर है, ये Q1 लिखा है, एक सिंबल है बेटा, तो इसका मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ऐसे Q2 का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो अब यहां पर कह पाना कि ये सेम सेम है या अपोजिट है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चे। अब हम यहां ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम है और ये भी नहीं कह सकते कि दोनों अपोजिट हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग कंडीशन दोनों को लेकर चलेंगे। अगर सेम हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। और अगर अपोजिट हुए कि एक प्लस वाला दूजा माइनस वाला या एक माइनस वाला दूजा प्लस वाला, तो इनके बीच बेटा आकर्षण बल लगेगा। अब हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में पूरा का पूरी जानकारी नहीं पता है कि ये प्लस वाले हैं या भाई माइनस वाले हैं। और जब बेटा पूरी जानकारी नहीं पता होती है तो हम दोनों संभावनाएं भाई लेके चलेंगे। बोलो जान पाए कि नहीं? तो यहाँ पर बेटा पहला आवेश हो गया, ये बेटा दूसरा आवेश है, और दोनों आवेश के बारे में हमको जानकारी ये नहीं है कि वो धनावेश है कि ऋणावेश है। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। अगर अपोजिट हुए तो आकर्षण बल लगेगा और अगर सेम सेम हुए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि या तो आकर्षण बल लगेगा बेटा और या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन ही लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, तो दोनों कंडीशन है। अब हम श्योर नहीं इस बात पे कि आकर्षण ही लगेगा या श्योर नहीं है कि प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो यहाँ पर बेटा दोनों संभावनाएं लेके चलेंगे, आकर्षण बल की भी और प्रतिकर्षण बल की भी। क्या इतनी बात समझ पाए कि नहीं? तो सीधी सीधी बात है, ये पहला आवेश है बेटा और ये दूसरा आवेश है। अब बताओ इनके बीच कौन सा बल लगेगा? तो अब यहां पर हम कहेंगे कि या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये क्लियर बात हो गई। और इस बल के संबंध में कूलाम जी ने दो बातें बताई थी बेटा। दो बातें क्या बताई? उन्होंने रिसर्च किया, कस के बहुत रिसर्च किया कि बल किन किन चीजों पर भाई निर्भर कर रहा था, ठीक है, कैसे कैसे किया, सब चीजों को रिसर्च किया। उसके बाद में दो बातें बताई, ध्यान दें। देखा, पहले बात करके देखा कि ये भाई Q1 पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो देखा गया Q1 का ज्यों ज्यों मान बढ़ाया जाने लगा, जैसे जैसे Q1 का मान बढ़ाया गया, मतलब पहले आवेश का मान अगर 2 से 4 कर दिया, 4 से 5 कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके धीरे धीरे अगर बढ़ाया जाता रहा तो बल का मान भी बढ़ता रहा। तो एक बात याद रखना बेटा, फिजिक्स में रिश्तेदारी दो होती है, संबंध दो होते हैं बेटा, ध्यान से समझना। पहला, जैसे मान लो एक A है और एक ये B है। अब मान लो B अगर बढ़ा और A भी बढ़ जाए, B बढ़ा और A बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये सीधा अनुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं। कि एक B के बढ़ने पर अगर A बढ़ रहा है तो ये अनुक्रमानुपाती होंगे बेटा। क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। विधिवत आपको पढ़ना होगा प्यारे बच्चे, अगर आप हल्का फुल्का पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो A और B की अगर हम बात करें, अगर बेटा B बढ़ता है और A भी बढ़ जाता है तो ये क्या है बेटा? अनुक्रमानुपाती होंगे। बोलो जान पाए कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, ध्यान से समझना। और अगर अब A है और ये B है, अगर B का मान हम बढ़ाते हैं और A का मान घट जाता है तो इनके बीच संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहाँ पर लग जाएगा A और यहाँ पर 1/, लिख दिया जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती हो गया और ये 1/, भी मतलब उल्टा कर दिया, ये ऊपर है तो ये नीचे है। बात समझे कि नहीं? तो इसको बोलते हैं बेटा व्युत्क्रमानुपाती। बेटा क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर B का मान बढ़ाते हैं और A का भी मान बढ़ता है तो वहां पर अनुक्रमानुपाती होता है। B का मान बढ़ाते हैं और A का मान घटता है तो A और B एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये ऊपर लिखा जाएगा तो ये नीचे लिखा जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पर अपने में आ जाओ मेरे सभी प्यारे बच्चे, ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर कूलाम ने देखा था भैया कि जैसे जैसे हम पहले वाले आवेश का मान बढ़ाते जाते हैं
वैसे वैसे बल का मान बढ़ता जाता है। तो बता इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा? इनमें रिलेशन होगा बेटा अनुक्रमानुपाती का। और इसी प्रकार देखा कि अगर हम दूसरे वाले आवेश को बढ़ाते जाते हैं, उसका मान अगर हम बढ़ा देते हैं तो बल का भी मान बढ़ता जाता है बेटा। तो यहां पर भी वो क्या हो जाते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। बोलो जान पाए कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पर ये दो बातें थी, तो ये दोनों बातों को अगर हम एक साथ लिख दें आवेश के बारे में तो कैसे लिखेंगे? ये जो बल है बेटा ये Q1 के भी अनुक्रमानुपाती है और Q2 के भी अनुक्रमानुपाती, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है भैया, ये पहली बात हो गई। मतलब ये है कि ये जो बल है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? पहली बात समझना भैया, ये जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से समझे बेटा, क्या लिखोगे? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से समझने का प्रयास करें, क्या बोलोगे बेटा? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से बताइए, जो दो आवेश हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आप बोलोगे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोलोगे बेटा? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात क्लियर हो गया सबको? याद कर लो दोनों बातों को, ये पहली बात हमने बताया। फिर से एक बार समझ लो बेटा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार बोलो, क्या बोलोगे? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल तैयार हो गया होगा। अब देखिए, मान लो अगर इनके बीच की दूरी बेटा r है, तो ये जो दो बल हैं, सॉरी, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, ये जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता। देखो इसको एक बटे करके नीचे लिख दिया गया कि नहीं, ये ऊपर है तो ये व्युत क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर दूरी का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो बल का मान बेटा घटेगा। अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा बेटा? घटेगा। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या बोलेंगे? दूसरी बात, उनके बीच की दूरी, और क्या बेटा ध्यान समझो, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इसको वर्ग बोलते घात दो को, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, बल किसके व्युत क्रमानुपाती होता है? उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर से समझे बच्चे, क्या बोलोगे? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये बात क्लियर हुई। अब ये दो बातें बताई थी कूलाम ने, और यही दो बातों को बेटा कहते हैं कूलाम का नियम। बेटा क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये हो गया कूलाम का नियम। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने ये लाइन खींच दी थी, इसको हटा देते हैं, तो आप देखोगे ये जो आवेश है ये बिंदु रूपी है। ऐसा है तो ये बिंदु आवेश है। एक बात ये है कि ये स्थिर है, ये चल नहीं रहे। अगर चलते तो गतिमान बोलते, चूंकि अपनी जगह पर ये दोनों रुके हुए हैं तो इनको क्या बोलेंगे बेटा? स्थिर आवेश। और बिंदु रूपी है तो बिंदु आवेश। तो ये कैसे आवेश हैं? स्थिर बिंदु आवेश हैं बेटा। कैसे आवेश हैं? स्थिर बिंदु आवेश हैं। कितने हैं? दो। कितने हैं बेटा? दो। दो आवेशों के बीच हम बात कर रहे हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता? पहली बात, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, किसके व्युत क्रमानुपाती होता है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है।
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इन सब पूरी बातों को अगर हम एक साथ मिला के बोल दें तो वही हमारा बनेगा कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम कैसे बोलेंगे जरा समझने का प्रयास करें बच्चे। क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार बोलना सीखेंगे। क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यह ध्यान दें। क्या बोलोगे? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बातें बोल देंगे, कूलाम का नियम हो गया बेटा। फिर से याद करो, तैयार करो, कसम है तुमको इस बात की, ध्यान दो। क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो जान पाए कि नहीं? फिर से समझने का प्रयास करें मेरे सभी प्यारे बच्चे। तो क्या बोलोगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यही दो बातें आपका कूलाम का नियम बन जाती हैं। एक बार फिर से बोलेंगे फिर लिखेंगे। क्या बोलोगे? देखिए, इस जब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ये वाली, तो इसमें ये मत सोचना कि आपको सिर्फ पढ़ करके निकल जाना है। मतलब इस वाली क्लास का मतलब है आपको तैयार करके ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि हाँ मेरा तैयार हो गया है। अब ध्यान दें, क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही चीज हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका नियम हो गया। वही लिखा है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो साथ में लिख लिया करो बेटा।
जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका फार्मूलेशन करेंगे बेटा। जैसे हमने दो आवेश माने थे, पहला आवेश कौन सा माना था बेटा? Q1, दूसरा आवेश Q2, और बीच की दूरी मान लिया कितनी है? R। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? माना Q1 व Q2 कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी, बीच की दूरी स्मॉल आर है। क्या है बेटा? स्मॉल आर है। ये दो आवेश हैं, कैसे हैं? स्थिर बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। तब कूलाम के नियम के अनुसार, तब किसके अनुसार बेटा? कूलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, बल जो अनुक्रमानुपाती जिसके हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे बेटा, Q1 और Q2 के, और जिसके व्युत्क्रमानुपाती हैं बेटा उसको नीचे लिखेंगे। आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था इसलिए नीचे लिखा, Q1 Q2 के आपके क्या थे? अनुक्रमानुपाती था इसलिए हमने ऊपर लिखा। अब जब याद यहाँ पर याद रखेंगे बेटा, जब भी अनुक्रमानुपाती हटेगा बराबर आएगा और साथ में एक नियतांक आएगा। ऊपर क्या लिखा बेटा है? Q1 Q2 अपान में बेटा आर स्क्वायर। ठीक है। और बल का जो मात्रक होता बेटा है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता बेटा है? न्यूटन होता है। और इस तरीके से आपका जो है कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से। मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मेरे सभी प्यारे बच्चे जोरदार प्रदर्शन करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। हो गया ना? ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं, नोट करके हम दो बातों को सीखेंगे प्यारे बच्चे। ये जो नियतांक है इस नियतांक का मान क्या होगा? अब नोट नंबर 1 यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आपसे कूलाम का नियम कहेगा आप बस यहीं तक लगा देंगे, बस हो गया। अब नोट करके कुछ बातें यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, क्या है? जैसे मान लो ये दो आवेश हैं, ये Q1 था बेटा और ये क्या था? Q2, और इनके बीच की हमने दूरी क्या मानी थी बेटा? R। अब ये दूरी हमने R मानी थी, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर बेटा ये वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं, ध्यान दें, वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं। अगर ये दोनों आवेश अगर वायु में रखे हैं या निर्वात में रखे, बेटा निर्वात क्या होता है? वायु तो आप समझते हो, जहां आप बैठे हो वहां निर्वात है। अब इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि निर्वात क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम बता दें, निर्वात एक ऐसी जगह है जहां कोई माध्यम नहीं होता, न वायु न जल न कुछ। बात समझने का प्रयास करें बेटा। ठीक है, जो निर्वात है एक ऐसी जगह है जहां कोई माध्यम नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं, फ्री स्पेस। अब भैया ध्यान दो, अगर ये दोनों आवेश अगर वायु में मतलब हवा में रखे हों या ऐसी जगह रखे हों जहां कोई माध्यम नहीं अर्थात निर्वात में रखे हों, तब नियतांक जो होगा बेटा उस नियतांक का मान हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये नियतांक का मान होगा। तो यहीं पर हम लोग इस बात को लिख लेंगे, यदि दोनों बिंदु आवेश यदि दोनों बिंदु आवेश यदि दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में रखे हों, तब तब ये जो नियतांक होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और इसका मान होता बेटा है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता बेटा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। पूरा मान क्या है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मान होता है इस नियतांक का। अब यहाँ पर बल का मान क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान दें, ये बल का मान क्या हो जाएगा? अब देखो, बल में सबसे पहले नियतांक लिखा था, और इस नियतांक की जगह बेटा क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपके आगे नियतांक हो गया, नियतांक के आगे क्या लिखा था? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे Q1 Q2 अपान में बेटा आर स्क्वायर। ये आपका नया बल आ जाएगा। कब? जब दोनों आवेश वायु में या निर्वात में रखे होंगे। और मात्रक बेटा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इतनी बात जान पाए। लेकिन अगर ये दोनों आवेश न निर्वात में हो न वायु में हो, और बल्कि कांच में रखे हों या जल में रखे हों या कोई और माध्यम में रखे हों, मतलब इन दोनों जगह पर ना हो, ना वायु में हो बेटा ना निर्वात में हो, अगर अन्य माध्यम में होंगे तब क्या होगा? इसके लिए ध्यान दें। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे, फिर नोट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। क्या है बच्चे? जैसे ये वही दो हैं आवेश, वही दो हम लेंगे, उतनी ही दूरी लेंगे, पर माध्यम बदल देंगे। जैसे जल हो जाए, कांच हो जाए, ठीक है, ये सब माध्यम है। और अब कोई भी गैस ले लो, जैसे CO2 हो या कोई भी है या एक्स्ट्रा वगैरह, जैसे अन्य माध्यम, माध्यम का बड़ा प्रभाव पड़ता है बेटा, ध्यान दें। तो अगर कोई अन्य माध्यम ले लिया जाए, बेटा, तो हर माध्यम का अपना होता है बेटा परावैद्युतांक। अब ये क्या होता है इसको हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। परावैद्युतांक को हम बेटा कैपिटल के से लिखते हैं, जिसको हम कापा भी बोलते हैं बेटा, ध्यान दो। हालांकि कैपिटल के ही बोलते सब हैं, ध्यान दो। अगर कोई दो आवेश हैं, या तो जल में रखे हो या कांच में रखे हो या कोई भी अन्य माध्यम में रखे हो, तो हर एक माध्यम की पहचान किससे होती है बेटा? परावैद्युतांक से होती है। जैसे जल का 80 होता है, कांच कांच का आपका अलग होता है, और अन्य जितने भी माध्यम होंगे सबके अपने अपने अलग होते हैं, वायु का एक होता है। तो हर एक माध्यम की पहचान बेटा किससे होती है? परावैद्युतांक से होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो दो आवेश हैं ये कोई और माध्यम में रखे हैं, वायु में नहीं है और निर्वात में ना होकर के कोई और माध्यम में है बेटा। हर एक माध्यम की पहचान बेटा किससे होती है? परावैद्युतांक से। तब क्या होगा? तो यहां पर लिख देंगे, यदि दोनों बिंदु आवेश यदि दोनों बिंदु आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित हों एक ऐसे माध्यम में स्थित हों ऐसे माध्यम में स्थित हों जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो। क्या हो बेटा? कैपिटल के हो। मतलब एक ऐसे माध्यम में बेटा स्थित हो जिसका परावैद्युतांक बेटा क्या हो? कैपिटल के हो। तब क्या होगा? जो ये नियतांक है वो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।
तब ये जो नियतांक है बेटा, पहले नियतांक क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखेंगे ये जो परावैद्युतांक होता है बेटा, इसको हम कैपिटल के से जिसे लिखते हैं, ये हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखा जाएगा। एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है तो नीचे लिखेंगे, अगर ऊपर है तो ऊपर लिखेंगे। तो इसको हमने लिख दिया इसके साथ में। अब नया बल क्या बनेगा बेटा, ध्यान दो, नया बल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझें। तो जहां एप्सिलॉन नॉट लिखा था वहां पर हम कैपिटल के साथ में लिख देंगे बस। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में बेटा R स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक बेटा क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। अब ध्यान दें, तो ये पहला नोट हो गया था, अगर वायु और निर्वात में रखे होंगे दोनों आवेश तो आपका बल का सूत्र ये लगेगा, और अगर अगर ये किसी अन्य माध्यम में होंगे तब आपके बल का सूत्र ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे वाले का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी से काम करें मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए धीर तुम बढ़े चलो, फिर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, बढ़े चलो। चलिए अगला वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये कूलाम का नियम पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है, अब इसका सदिश रूप देखेंगे बेटा। हो गया सबका, चलिए ध्यान दें। हालांकि जब भी आपके पेपर में आएगा बेटा, ध्यान दें, जब आपके पेपर में आएगा तो कूलाम का नियम केवल यहीं तक लिखेंगे। ये नोट पॉइंट आपकी जानकारी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, इतना जान लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब बेटा ध्यान दो, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, इसको जानने के लिए ध्यान दें। बेटा आपको पता होगा जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सदिश राशियां और एक होती हैं बेटा अदिश राशियां। मुख्यतः हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दें, सदिश जिसमें परिमाण होता है और प्यारे बच्चे दिशा होती है। अदिश वो होते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो याद रखें, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उन राशियों को हम सदिश बोलते हैं, और उन पर हम एक तीर लगा देते हैं जिसे हम वेक्टर बोलते हैं बेटा। लेकिन याद रहे, जिसमें दिशा होगी उसी पर यह तीर लगेगा, जिसमें दिशा नहीं होगी उसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बेटा, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 11th में। बल का सूत्र आगे आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक, एप्सिलॉन, ठीक है। इस लेटर को क्या बोलते हैं बेटा, है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ध्यान दें, और इसको जीरो तो आप बोल ही पाओगे, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे भैया ध्यान दो, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो आपने पढ़ा है बेटा। अब इसमें हम सदिश स्वरूप लिखने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दो। तो ये बल, बल में दिशा होती है तो इसको हम सदिश बोलेंगे, और सदिश राशियों पर हम क्या लगाते हैं बेटा, तीर लगा देते हैं, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। फिर आ जाओ, ये बराबर लिखा, बराबर लिखो, नियतांक है तो आप यहाँ पर नियतांक लिख देंगे बेटा, लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आवेश आया है, आवेश में बेटा दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि है। और जब ये अदिश राशि बनेगी, बहुत ध्यान से समझना, तो इस पर तीर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार दूसरे आवेश पर भी तीर नहीं लगेगा। अब बच्ची दूरी, दूरी में भी दिशा नहीं होती, इसलिए ये कैसी राशि बेटा, अदिश राशि है, तो यहां पर भी नहीं रहेगा। अब एक बात है, ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो गई, भाई इधर आपने तीर लगाया है पर इधर यहाँ पर किसी में नहीं लगा, तो ये भाई परेशान हो जाएगा, ये पक्ष परेशान हो जाएगा, कैसे काम चलेगा भैया। तो इधर लगाया है तो इधर भी कहीं ना कहीं जुगाड़ करके भाई लगाओ। अब जुगाड़ कैसे करें, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो, एक आपने पढ़ा होगा एकांक वेक्टर बेटा, पढ़ा क्या था आपने, एकांक वेक्टर पढ़ा था। एकांक वेक्टर जिसका परिमाण बेटा एक होता है, क्या होता है, एक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक से बेटा हम गुणा करा सकते हैं, करा सकते हैं कि नहीं। अगर एक से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये रूल है।
हम किसी भी चीज में हम एक से गुणा करा सकते हैं, किसी भी चीज में। जैसे दो से अगर एक के गुणा कराओगे, दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, चार एक कम चार, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये आइडेंटिटी रूल कहता है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। एकांक वेक्टर, तो इसका परिमाण बेटा एक होता है। जैसे अगर हम ए है तो इसको अगर एकांक वेक्टर है तो उसको हम कैप लगाते हैं, तीर नहीं लगाएंगे। तीर जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर उन्हीं पर लगता है जिसमें पूर्णतया वो सदिश होते हैं। और अगर केवल परिमाण एक है, सदिश है, उसके बावजूद भी अगर परिमाण एक है तो उसको हम कैप लगा देते हैं। अगर इसका हम परिमाण बेटा अगर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसका परिमाण एक होता है बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम आर कैप की बात करें तो आर कैप का परिमाण क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा। ऐसे अगर हम बी कैप लेंगे तो बी कैप का परिमाण क्या बनेगा, एक। अगर कैप लगा है, टोपी लगी है, तो इसका परिमाण एक होगा। तो जहां एक लिखा है बेटा, वहां पर हम यहाँ पर ऐसे तो लिख सकते हैं आर कैप, क्योंकि आर कैप का मान एक होता, तो जहां एक लिखा तय हो गया। तो ये आपका हो गया, इधर भी वेक्टर लग गया और इधर यूनिट वेक्टर लग गया, जिसका परिमाण एक होता है। अब दोनों साइड में लग गया तो यही सदिश रूप है। और कभी कभार क्या होता है, ऐसे भी लिख देते हैं। जो एकांक वेक्टर होता है बच्चे, उसका सूत्र होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण। क्या सूत्र होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ पर ध्यान दें। एकांक वेक्टर का सूत्र होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण। ऐसे हो जाएगा, एकांक वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बटे वेक्टर आर का परिमाण, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका ओपन करें, ध्यान दें, एक तो ये ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा सदिश रूप कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में बेटा आर स्क्वायर लिखा है, और आर कैप की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बटे आर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा गुणे में वेक्टर आर बटे आर, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, इस सूत्र होता है। अब ध्यान दो, तो हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में, ये दो घातें और ये एक घातें कितनी हो जाएंगी बेटा, तीन घातें। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वेक्टर आर। तो एक ये भी फॉर्म बन गई बेटा, ठीक है। आप इसको चाहो, चलो इसको लगा रहने दो। अब ध्यान दें, तो ये दो तरीके से आप सदिश रूप लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो। दो रूप हैं आपके, क्या है, या तो ये लिखेंगे, अगर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा है, कैप लगी है, तो यहाँ पर घात दो होंगी। अगर यहाँ पर वेक्टर लगा है तो घात तीन होंगी, कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और दोनों के मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, मात्रक लिखना जरूरी है बेटा, न्यूटन लिख देंगे। ये बात ध्यान पाए कि नहीं। ये बल आपकी सदिश राशि थी और बाकी अदिश राशियां थी। ये आपका कूलाम का नियम है, और इसकी सहायता से ही हमने ये इसका सदिश रूप लिखा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी सदिश रूप आएगा, एक नंबर में आएगा, तो चाहे ये वाला लिखे और चाहे ये वाला लिखे, दोनों में से एक लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बात समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। और आज के लिए बस यहीं तक रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।